डाइटरी सप्लीमेंट्स एक ऐसी दुनिया जो एथलीट्स और फिटनेस के शौकीन अफराद के लिए अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो आज हम इसी इंडस्ट्री की अच्छाई, बुराई और जो कुछ इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है, इस सब पर बात करेंगे। अच्छा चले एक किस्से से शुरू करते हैं। मुझे याद है 90 की दहाई में बोरॉन नामी एक सप्लीमेंट का बहुत शोर था। कहा जाता था कि इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि हाई स्कूल के लड़के भी इसके पीछे भाग रहे थे। कई साल बाद जब मैंने असल रिसर्च देखी जिसका हवाला दिया जाता था, तो पता चला कि हाँ, इससे टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ा था, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल चूहों में। और ये सप्लीमेंट मार्केटिंग की अजीबोगरीब दुनिया की एक बेहतरीन मिसाल है। और इस तरह की मार्केटिंग के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये 35 अरब डॉलर से भी बड़ी मार्केट है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब इतनी बड़ी रकम दांव पर लगी हो तो माली मफादात बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा इसी बारे में है, सप्लीमेंट की सोने की दौड़। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ज़्यादातर हाइप पर चलती है, जहाँ ठोस साइंस अक्सर पीछे रह जाती है। मसले की जड़ आप कह सकते हैं यहाँ है। सप्लीमेंट्स को मार्केट में बेचने से पहले FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाकर सीधा शेल्फ पर रख सकती है और फिर ये साबित करने की जिम्मेदारी खरीदने वाले पर आ जाती है कि वो काम करती है या नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मनगढ़ंत बातें, मार्केटिंग और गलत मालूमात। आखिर ये गलत मशवरे आते कहाँ से हैं? ये आदाद-ओ-शुमार देखकर आपको अंदाजा होगा। 75% एथलीट्स को या तो अपनी सही डोज का पता नहीं होता, या वो जानबूझकर तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा लेते हैं। उनकी सोच होती है कि भई अगर थोड़ा सा अच्छा है तो ज़्यादा तो और भी बेहतर होगा। ये सोच बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और ये मसला आता कहाँ से है, ये चार्ट बहुत अच्छी तरह दिखाता है। कोचेस जो मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़रिया समझे जाते हैं, वो 88% तक मालूमात मैगज़ीन से लेते हैं। और ज़्यादातर उन मैगज़ीन्स को फंड्स कौन देता है? खुद सप्लीमेंट इंडस्ट्री। तो जाहिर है मालूमात में एक बहुत बड़ा तासुब पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अब तक तो हमने बुरी खबरों की बात की। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर और उन सप्लीमेंट्स पर बात करते हैं जो वाकई काम करते हैं और जिनके पीछे ठोस साइंसी सबूत मौजूद हैं। जब प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात आती है तो वे प्रोटीन का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन सारे वे एक जैसे नहीं होते। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, वे पाउडर सबसे सस्ता है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी कम होता है और लैक्टोज ज़्यादा। दूसरी तरफ वे आइसोलेट सबसे खालिश शक्ल है, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा और लैक्टोज सबसे कम होता है। इसीलिए इसे एक आला मयार का इंतखाब माना जाता है। तो सवाल ये है कि वे प्रोटीन काम क्यों करता है? इसका राज है ल्यूसीन नामी एक अमीनो एसिड में। ये वे प्रोटीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यही वो स्विच है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी फट्टों की तामीर के अमल को शुरू करता है। वे प्रोटीन के बरक्स एक और बहुत मशहूर सप्लीमेंट है जिसे ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स या BCAAs कहते हैं। इन्हें भी पट्ठों की रिकवरी के लिए बेचा जाता है। लेकिन एक बड़े प्रोटीन रिसर्चर ने इसके बारे में बहुत साफ कहा, मेरी राय में BCAAs पर पैसा खर्च करना बिल्कुल फजूल है। ये बहुत वाज़ेह बात है। चलें, अब बात करते हैं क्रिएटिन की, जो परफॉर्मेंस की दुनिया का एक और बड़ा नाम है। ये कोई केमिकल नहीं, बल्कि एक कुदरती चीज़ है जो हमारे जिस्म में भी बनती है और गोश्त और मछली में भी पाई जाती है। इसका काम है ATP को दोबारा बनाना, जो हमारे जिस्म की तवानाई की करेंसी है, ख़ास तौर पर तेज़ और ताकतवर हरकतों के लिए। क्रिएटिन के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। कहा जाता है कि इससे पट्ठों में खिंचाव आता है। गलत। ये पट्ठों में दर्द का सबब बनता है। ये भी गलत। जिस्म में पानी की कमी करता है। बिल्कुल गलत। कैंसर का खतरा बढ़ाता है। ये तो सरासर झूठ है। सच ये है कि इसकी सेफ्टी पर सैकड़ों रिसर्च स्टडीज़ मौजूद हैं जो इसे सबसे ज़्यादा तहकीक शुदा और महफूज सप्लीमेंट्स में से एक बनाती हैं। ओमेगा 3 को सप्लीमेंट के बजाय एक कॉम्प्लीमेंट समझना चाहिए, यानी एक ऐसी चीज़ जो हमारी खुराक को मुकम्मल करती है। ये एक ज़रूरी फैट है जो हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता। ये सोजिश को कम करने और रिकवरी में मदद दे सकता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी डाइट का बहुत अहम हिस्सा है। और मल्टीविटामिन, इसे बस अपनी सेहत के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लें। ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक में रह जाने वाली कमी को पूरा करने का एक आसान तरीका है।
بس یہ دھیان رہے کہ ایسا ملٹی وائٹامن لیں جو روزانہ کی تجویز کردہ مقدار یعنی RDA کا 100% پورا کرے، نہ کہ وہ میگا ڈوز والے فارمولے جن میں ہزاروں فیصد مقدار ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے چوتھے حصے پر، یعنی وہ چیزیں جو ریپر میں بند ہوتی ہیں۔ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو اپنی غذائیت سے زیادہ اپنی آسانی اور سہولت کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے کہ بارز، شیکس اور ڈرنکس۔ انرجی ڈرنکس کی بات کریں تو سچ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر بس مہنگی کافی ہیں۔ ان میں بہت زیادہ کیفین ہوتی ہے اور مارکیٹ میں 600 سے زیادہ برانڈز موجود ہیں۔ ایک بہتر اور صحت مند انتخاب کیا ہے؟ سادہ کافی یا چائے۔ ان سے آپ کو کیفین بھی مل جاتی ہے اور وہ بھی بغیر کسی فالتو اجزاء کے۔ پروٹین بارز اور ریکوری شیکس کبھی کبھار یعنی مصروفیت میں استعمال کے لیے ٹھیک ہیں۔ کوشش کریں کہ وہ والے چنیں جن میں اجزاء کی فہرست چھوٹی ہو۔ لیکن اگر ایک سادہ، مؤثر اور سستا ریکوری ڈرنک چاہیے تو چاکلیٹ ملک سے بہتر کچھ نہیں۔ یہ کاربز اور پروٹین کا وہ بہترین ممتزاج ہے جو ورزش کے بعد جسم کو دوبارہ توانائی بحال کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے کہ ایک واضح حکمت عملی کیسے بنائی جائے تاکہ سپلیمنٹس کی اس دنیا میں سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جا سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، ایک سمارٹ اسٹریٹجی کے لیے صرف 3 آسان قدم ہیں۔ پہلا، اپنی خوراک کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ سپلیمنٹس اچھی خوراک کا نعم البدل نہیں، صرف اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اپنی ضرورت کو پہچانیں۔ کیا کوئی سپلیمنٹ واقعی آپ کی کسی خاص کمی یا مقصد کو پورا کرتا ہے؟ اور تیسرا، ہمیشہ قابل اعتماد ذرائع سے معلومات لیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں قابل اعتماد ذرائع، تو اس سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ یہاں کچھ بہترین مثالیں ہیں۔ NCAA.org پر ممنوعہ چیزوں کی فہرست ہوتی ہے۔ انفارمڈ چوائس اور consumerlab.com جیسی تنظیمیں تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ کرتی ہیں۔ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یعنی NIH عمومی معلومات کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو دعووں کی تصدیق کرنے اور حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد دیں گے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اپنے جم بیگ میں کیا ہے اور کیوں ہے؟ امید ہے کہ اس ساری گفتگو کے بعد اس سوال کا جواب پہلے سے زیادہ واضح اور سوچا سمجھا ہوگا۔